बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और होप सो कि आपने जो पिछला लेसन हमने पढ़ा था यूजिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड उसको भी पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है प्रीवियसली थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा लेसन में कि कैसे साइंटिफिक मेथड ने जो है वो ह्यूमन लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया है। साइंस के आने से पहले, बिफोर साइंस एंड आफ्टर साइंस के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। इस लेसन में जो है वो जो राइटर है वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट करता है इसका कि कैसे साइंस से पहले लोगों की ज़िंदगी कितनी टफ़ एंड हार्ड थी, उसके लिए जो है वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ती थी, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ की, यानी बहुत सारी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ थी। वर्क और लेबर बहुत ज़्यादा थी इंडिविजुअल की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और साइंस की एडवांसमेंट की वजह से, साइंस के आने की वजह से और ह्यूमन बीइंग ने जिस तरह से साइंस में प्रोग्रेस की है, उसने अपनी ज़िंदगी को बहुत ईजी कर लिया है। कम्युनिकेशन बहुत इजी है। आप किसी भी वक्त कहीं भी रह के किसी से भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो विद इन अ डे आप सफ़र करके कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और आपकी प्रोडक्शन फूड की बहुत ज़्यादा है। अब लोग ज़्यादा हेल्थी हैं, ज़्यादा ज़िंदगी का जो टेन्योर है वो भी बढ़ गया है। पीरियड ऑफ लाइफ को उसने इन्हांस कर दिया है। अब जो है वो हमने लेसन तो कंप्लीट पढ़ लिया था। जैसे लास्ट में जो है वो साइंस ने इवन कि हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर दिया है। हम अपने इंसेस्टर्स, अपने फोर फादर्स से ज़्यादा जो है वो लॉजिकल हैं। चूँकि हम साइंस को डील कर रहे हैं तो वो जो सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स जो हमारे इंसेस्टर्स के थे, फोर फादर्स के थे, वो बिलीव्स उनके साथ ही जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम रीज़नेबल हैं, सॉलिड चीज़ों पे जो है वो बिलीव करते हैं। ये एक व्यू है छोटा सा जो हमने लेसन पीछे पढ़ा था। अब जो है वो लेसन तो कंप्लीट हो गया था और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है वो करेंगे और लास्ट पे जो सिनोनिम्स रहते हैं वो भी साथ साथ करेंगे। ओके, 5th क्वेश्चन था, वी आर नाउ जनरली लेस fearful दैन आर इंसेस्टर्स। अच्छा, बार बार हम देखते हैं कि वो कंपैरिजन करता है, कंट्रास्ट में जाता है, कंपैरिजन करता है अपने अर्लियर टाइम के साथ और जो आफ्टर जो है वो टाइम है साइंस का, और साइंस के इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखाए गए हैं। और ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने के बाद ही हमें जो है वो ओरिजिनल आइडिया होता है कि साइंस ने किस तरह से जो है वो चीज़ों को चेंज कर दिया है, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया है, ह्यूमन लाइफ को जो है वो चेंज कर दिया है। वो कंपैरिजन करके बताता है कि पहले लाइफ कितनी टफ थी, ज़िंदगी जो है वो कितनी डेंजर में हुआ करती थी, डिजीज़ कितनी ज़्यादा थी, और अब साइंस के आने के बाद जो है वो किस हद तक साइंस ने जो है वो ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी मॉडर्न जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और जैसे हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी मॉडर्न, उतनी जदीद नहीं है जितनी कि यूरोपियंस में होगी या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हैं। और हमारी सिचुएशन भी फ़िलहाल जो है वो बहुत वर्स तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी अच्छी भी नहीं है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड में कि आप जो है वो सैनिटरी कंडीशन जो है वो आप अपने विलेजेस में, राइटर चूँकि यूरोपियन है, वो इंग्लिश है और वो एक डेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करता है, वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज्ड है। अगर हम कंपेयर करें अपने विलेजेस के साथ, अपने जो है वो इवन के सिटीज़ के साथ, हमारे बहुत बड़े जो सिटीज़ भी हैं वहाँ पे भी सैनिटरी कंडीशन को इतनी बेहतर जो है वो नहीं है। यानी हम बिल्कुल, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो हम अभी बिल्कुल पिछले 100 साल पहले वाला जो उनका गांव था हम वहीं पे रह रहे हैं ना। हमारे हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, हमारी सैनिटरी कंडीशंस इतनी बेहतर नहीं हैं। मे बी हमारे डिपार्टमेंट हैं सैनिटरी के, लेकिन वो उस तरह से हार्ड वर्क नहीं हो रहा है। हमारे बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टिल जो है वो पानी उनको अवेल नहीं है, और जहाँ पे अवेल है भी पानी तो वो इतना प्योर नहीं है कि वो हमें हेल्पफुल रखे। यानी इम्प्योर वाटर स्टिल जो है वो हमारी ज़िंदगियों को वेस्ट कर रहा है। ये वो सारी कंडीशंस हैं। और
एक 100 साल पहले, और इवन के वो फिर आपसे एनालिसिस भी लेता है कि आप एग्जामिन करें कि इन हालात को जो है वो, इन चीज़ों को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है. How has the scientific method helped us? We are now generally less fearful than our ancestors. हम अपने फोर फादर से कम खौफजदा हैं. शुरू में चीज़ें चूँकि साइंस नहीं थी, लॉजिक नहीं थी, तो चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ होता था. अनसीन, जो नज़र नहीं आ रहा, उसके बारे में फियर रहना, और लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे. मीन्स आपका जो रिलीजन्स भी होती हैं ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजियस बिलीव्स भी बहुत सारे, चूँकि वो रूहानी होते हैं, डिवाइन होता है वो सारा, उसकी कोई लॉजिक या एसेंस, कोई रीज़न नहीं हो रही होती, तो वो भी बहुत सारे फियर्स को जो है वो क्रिएट कर देता है. अब हमारे यहाँ चूँकि हम मुस्लिम्स हैं, और ऐसे और बहुत सारे जो मुख्तलिफ मज़ाहब से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वहाँ के फियर्स जो हैं वो लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं. जैसे काले जादू पे बिलीव करना, तवीज़ धागे, इस पे बिलीव करना. यानी अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, जो क्रिश्चियंस होंगे उनको देखें, उनमें ऐसे बिलीव्स आपको नज़र नहीं आएंगे. तो कहते हैं कि हम अमूमी तौर पे चेक करें ना, तो हम अपने इंसेस्टर से कम खौफजदा हैं. अब अपनी यंग जनरेशन और अपनी जो ओल्ड जनरेशन है उसका कंपैरिजन करके देख लें. हमारे जो ओल्ड हैं उनके बिलीव्स जो हैं वो तवीज़ पे, पीरों पे, उन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. वो जो सबसे पहले तो हुमात पाई जाती थी, वो उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. और जो हमारी यंग जनरेशन है उनका बिलीव जो है वो उस पर नहीं होता है. वो रीज़नेबल हैं, वो सॉलिड चीज़ों पे जो है वो, जिसकी कोई साउंड किस्म की बेसिस, कोई बुनियाद हो, वो उसको मानते हैं. साइंस भी यही कहती है कि जिस चीज़ की कोई बुनियाद नहीं है, कोई साउंड रीज़न नहीं है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो फिर उससे खौफ किस किस्म का. What were our ancestors afraid of? हमारे इंसेस्टर्स क्यों खौफजदा थे, किन चीज़ों से जो है वो खौफजदा थे. जैसे ब्रोकन मिरर्स से जो है वो खौफजदा होना, काली बिल्ली रास्ता कटे, सर्टन किस्म के डेज़ हैं कि उनमें सफ़र नहीं करते, कि ठीक नहीं होता, पीछे से आवाज़ देने से जो है वो होता है. कुछ जो है वो एक नंबर डिसाइड कर लेना कि ये मेरे लिए लकी साबित नहीं होगा. अच्छी और बुरी किस्मत पे बहुत हार्ड बिलीव होना. अब जो यंग जनरेशन है वो ये कहते हैं कि वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग विद आवर एफर्ट. यानी किस्मत को हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन हमसे पहले लोग ये बिलीव करते हैं कि जो किस्मत में है वही मिलेगा, एफर्ट करने से उसमें जो है वो कोई चेंज नहीं आने वाला. यानी दीज आर द कॉमन बिलीव्स फ्राम विच आवर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ. ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जिनसे वो खौफजदा होते थे. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? साइंस ने हमें किस तरह से इस काबिल बनाया है कि हम अपने जो पुराने खौफ हैं उन पे काबू पाएं. यानी साइंस ने किस तरह से जो है वो हमारे एटीट्यूड को चेंज कर दिया है. फियर्स जो होते हैं वो इनफैक्ट्स आपकी फीलिंग्स हैं, आपका एक एटीट्यूड है ना, आपकी बिलीव्स ही आपका फियर्स हैं. जिस चीज़ पे आप मानते नहीं हैं तो आप उससे फियरफुल भी नहीं होंगे, अफ्रेड भी नहीं होंगे. यानी जो है वो चाम को, काले जादू को नहीं मानता, तो डेफिनेटली वो उससे खौफजदा भी नहीं होगा. उसका तो उस पर यकीन ही नहीं है ना, तो उससे खौफजदा भी वही बंदा होगा जो उस पर बिलीव रखने वाला है. उसे ही उसका खौफ होगा कि काला जादू जो है वो असर कर सकता है. तो साइंटिफिक मेथड ने जो है वो दैट हैज़ ब्रॉट चेंज इन आवर एटीट्यूड. हमारे बिहेवियर को चेंज कर दिया है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेंज किया है. हम वी आर मोस्ट रीजनेबल, वी आर मोस्ट लॉजिकल. अब हम चीज़ों को लॉजिकल वे में एनालिसिस करते हैं. अब हम डिसाइड करते हैं कि इफ़ देयर आर सम साउंड बेसिस ऑफ एनीथिंग, तो फिर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. और जिस चीज़ की कोई साउंड बेस ही नहीं है, हाउ कैन वी फील फ्रॉम सच एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कि कोई है ही नहीं वो, देन दे आर जस्ट फीलिंग्स. तो वो तो सिर्फ महसूसात हैं, वो हमारी थॉट्स हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है. जब तक किसी चीज़ की कोई साउंड बेस नहीं है, किसी चीज़ का कोई जो है वो एक्यूरेट आपको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, तो उससे हम क्यों खौफजदा होंगे. तो ये साइंस है कि साइंस ने हमें सॉलिड पे ले आई है. एब्स्ट्रैक्ट का आपको पता है ना, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो जस्ट जिसको जस्ट फील किया जा सकता है, ऐसा जो सॉलिड नहीं होता. तो हमारे फियर्स भी एब्स्ट्रैक्ट थे.
इट मे बी द कल्टिवेशन ऑफ आवर ओन माइंड, हमारे अपने माइंड की प्रोडक्शंस होते हैं हमारे फियर्स। कहते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको चेंज करती है ना, जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाते हैं आपकी थॉट जो है वो बहुत हद तक जो है वो आपके सारे फियर्स को ख़त्म कर देती है। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर हैं और आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करने वाले हैं, आप साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपके फियर्स भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो साइंस ने एक चेंज लेके आया है, हमारे बिहेवियर को साइंस ने चेंज किया है, हमारे एटीट्यूड को चेंज किया है साइंस ने, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को जो है वो चेंज कर दिया है। तो दैट्स वाई वी हैव ओवरकम ऑल आवर ओल्ड फियर्स। ये साइंस जो हमने अपने पुराने खौफ पे किस तरह से काबू पाया है, विद द हेल्प ऑफ साइंस। What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. Okay, एक तो फॉर्चून टेलर्स होते थे, किस्मत बताने वाले, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, जैसे जामे फल्की पे सितारों की गर्दश पे जो है। डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन द पास्ट? गिव एग्जाम्पल्स। ओके, एक तो फॉर्चून टेलर्स होते थे, किस्मत बताने वाले, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, जैसे जामे फल्की पे सितारों की गर्दश पे जो है वो किस्मत का हाल बताने वाले। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो पास्ट में बिलीव किया जाता था। तो दैट्स वाई दीज मूवमेंट्स ऑफ द स्टार अफेक्टेड आवर लाइफ बैडली। जैसे जैसे आपकी थिंकिंग और थॉट्स जो होती हैं ना, एग्जैक्टली फिर वो आपके एक्शंस में भी वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं ना। अगर आपने ये ज्यूम कर लिया है पहले से, किसी ने आपको बता दिया, आप मे बी इसको जो है वो खुद एनालिसिस कर सकते हैं, इस चीज़ को आप जो है वो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको एक्ट करके देख सकते हैं कि एक चीज़ पे आप बिलीव कर लें तो ऑटोमेटिकली इट हैपन्स कि वो आपके साथ ओरिजिनल में हो जाता है। जैसे आपको कोई हाथ देख के बता दे कि ये आपके साथ होगा, तो वो आपकी थिंकिंग को बहुत इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह से मोटिवेशन आपको कहा जाए कि आप इस काबिल हैं, आप कर सकते हैं, तो जिस तरह से ये मोटिवेशन ये पॉजिटिव मोटिवेशन आपको करती है ना, कि आपकी एनर्जी को जो है वो बूस्ट अप करती है, तो बिल्कुल ये फियर्स भी, ये सारी चीज़ें भी ऐसी ही हैं। हमें जो बताया जाता है और हम जिस पे बिलीव कर लेते हैं, तो वो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर डालती है। और पास्ट में ऐसा था कि एस्ट्रोलॉजिस्ट जामे फल्की सितारों के मदार पे, उनकी गर्दश पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता था। जैसे लोग सफ़र करने से पहले, कोई नया काम शुरू करने से पहले जो है वो चेक करते थे कि हमारी किस्मत का हाल जो है वो भी अच्छा होगा, गर्दश में सितारे जो है वो कहीं गर्दश में तो नहीं है, उन पे कोई बुरा इफ़ेक्ट तो नहीं है। Describe some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? ओके, जैसे अभी मैंने आपको बताया, चूँकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वी आर नॉट टू मच एजुकेटेड टू ओवरकम ऑल दोज फियर्स। हम उतने साइंटिफिक मेथड पे रिलाई नहीं करते कि अपने सारे खौफ, सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स को ख़त्म कर दें। तो हम स्टिल वी हैव टू फेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स वाइल लिविंग इन सच एन अंडर डेवलप्ड एरिया। चूँकि हम उसमें रह रहे हैं, तो हमारी बिलीव्स में हम अभी भी बहुत सारी तोहमात ऐसी हैं जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे जाती जा रही हैं, और अभी हमारी नस्ल में भी, हमारी यंग जनरेशन में भी कुछ है वो मूव करती हैं। बहुत सारी कॉमन, जैसे कौवे के बोलने से मेहमान का आना, रास्ता काटने से जो है वो सफ़र का बुरा होना, फिर कुछ हम बिलीव रखते हैं कुछ सर्टन डेज़ कि हम इसमें सफ़र नहीं करेंगे, कोई काम नया शुरू नहीं करेंगे, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। चूँकि ये हमारे बिलीव्स होते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाए तो हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, देखा ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, चूँकि हमने इस ख़ास पमा, इस जो है वो पर्टिकुलर डे पे शुरू किया तो ऐसा हो गया है ना। तो जिस चीज़ को आप मानते हैं वो आपकी लाइफ को लाजमी तौर पे जो है वो इफ़ेक्ट करती है। लाइफ जस्ट जो है वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप चीज़ों को किस तरह से फील करते हैं। इफ़ यू आर पॉजिटिव, आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो आपकी एक्शंस में वो पॉजिटिविटी आ जाती है। और अगर आप एक नेगेटिव थिंकर हैं और आप जो है वो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं,
तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं चीज़ें। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है हमारी थॉट्स पे। तो डेफिनेटली सुपरस्टिशंस को स्टिल भी हमारी कंट्री में हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन पे बिलीव करते हैं। चूँकि एजुकेशन के साथ हमारा उस तरह से इतना मजबूत जो है वो रिश्ता नहीं है, तो हम अपने मज़हब पे, हम अपनी नॉर्म्स के साथ, अपने कल्चर ट्रेडिशन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर स्टिल वही सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। तो वो इफ़ेक्ट भी करते हैं। हमारा बिलीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट भी करते हैं। दिस आर द 4 क्वेश्चंस जिनको आप जो है वो करेंगे, और होप सो ये इतना ज़्यादा नहीं है कि बर्डन नहीं आपको किया गया। ये 4 क्वेश्चन वो आपने करने हैं। अब जो है वो हमारे कुछ वर्ड्स रहते थे सिनोनिम्स के लिए। ओके, हमने लेयर तक किया था। अब आगे देखिए एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? आपकी वो जो थिंकिंग पावर है, फोर्स बिहाइंड योर थिंकिंग, फोर्स बिहाइंड योर एक्शंस। आप पीछे क्या सोच रहे हैं, आपका बिहेवियर और वे, आपका स्टाइल ऑफ थिंकिंग, आपका मेथड, आपका तरीक़ेकार कि आप किस तरह से चीज़ों को फील करते हैं। ओके, चार्म होता है किसी पे जादू करना, टेलिस्मन, एम्यूलेट, तावीज़ वगैरह जो है वो करना। अनकंफर्टेबल होना, अनईजी होना, जिसमें आप जो है वो पुरस्कून, फिजिबल ना हो, आप जो है सेटिस्फैक्ट्री फील ना करें। साइंस हैं, साइंस अलामतें हैं, सिंबल्स हैं, कुछ ओमन्स हैं, शगुन वगैरह रखना। सुपरस्टिशियस क्या होता है? हमारे फाल्स किस्म के, हमारे फेक जो बिलीव्स हैं, हमारे सो कॉल्ड, हमारे सेल्फ मेड जो हैं वो जो होते हैं ना, जिस पे हम खुद ही बिलीव, खुद ही उनको ज्यूम करते हैं, फिर खुद ही उनको जो है वो उन पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। यानी एज सच ओरिजिनली उनका जो है वो उस तरह से कोई रोल नहीं होता है। ओवरकम करना होता है, चीज़ को कंट्रोल करना। ओके, आप इन वर्ड्स को जो है वो याद भी रखिए ना। जैसे ये बहुत इजी से वर्ड्स हैं, इससे आपकी वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी। ये आपको सेल्फ राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि आप अभी 2nd ईयर में हैं और आपने एक ऐसे भी लिखना है और पैराग्राफ भी आपको आएगा ट्रांसलेशन के लिए। तो चूँकि आपने एक ऐसे लिखना है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको उसमें याद तो आप डेफिनेटली करेंगे ही वहाँ से, लेकिन आप खुद से भी तो उसमें ऐड कर सकते हैं ना। ऐसे में जितना आपका एनालिसिस होगा, जितना आप खुद से ऐड करेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप खुद टॉपिक को अप्रोच करते हैं और सेल्फ पे उसको लिखते हैं, तो ये वोकैब आपको वहाँ पे हेल्प करेगी उन एसेस को करने के लिए। और फिर जैसे कि आपने हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चंस अनसीन भी आ सकते हैं आपको। टेक्स्ट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप जो अनसीन आपसे पूछा जाए आप उसको टैकल कर सकें। तो जब आपको अनसीन आएंगे, तो चूंकि हमने टेक्स्ट तो पढ़ी होगी, हम एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके जो है वो बाद में जो दिए हुए क्वेश्चंस करें, बाद में हम एडिशनल भी करेंगे। लेकिन फिर भी अगर जो है वो गॉड फॉरबिड आपको कुछ जो है वो अनसीन आता है, तो आपके पास इतनी वोकैब हो, आइडिया तो आपको होगा, आपको आंसर तो उसका पता होगा, लेकिन आपके पास इतनी वोकैब भी होनी चाहिए और आपका टेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसका आंसर कर सको। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो अपने लिए रास्ता बनाना है, चूँकि 3rd ईयर 4th ईयर में जो है वो बिल्कुल आप सेल्फ पे आ जाएंगे। उसमें जो है ये रट्टेबाजी वाला, क्रैमिंग वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एफर्ट करनी शुरू करें। आप घर में रोज़ जो है वो किसी एक टॉपिक पे, जैसे आपने ये पढ़ा है कि यूजिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड है, तो बहुत सारे आप में से जो मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले हैं, आप लिखें कि आप इस पर जो है वो एक ऐसे लिख सकते हैं अपने आइडियाज़ के साथ। इस लेसन को जो है वो कंपोज कर लें आप जो है वो अपने वर्डिंग में, कि कैसे बिफोर साइंस सिचुएशन कैसे थी और आफ्टर साइंस सिचुएशन कैसे है। और ये ऐसे बड़ा अहम भी है कि साइंस ने कैसे जो है वो डेवलप किया है, साइंस ने किस तरह से अफेक्ट किया है ह्यूमन लाइफ को। ओके, साउंड है। साउंड वैसे तो आवाज़ को कहते हैं, लेकिन साउंड एक सॉलिड किस्म की स्ट्रॉन्ग चीज़ को बेसिस बुनियाद होती है। तो एक साउंड, एक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग आपके पास बुनियाद होनी चाहिए। डेमो करना होता है, बयान करना किसी चीज़ को, एक्सेप्टेबल हों, जो काबिल कबूल हों, जिनको माना जा सके, एग्रीएबल हों।
ओपन माइंडेडनेस होना, लिबरल होना, ज्यूम कर लेना। ज्यूम होता है फ़र्ज़ कर लें, जैसे आप सपोज कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़र्ज़ कर लें किसी चीज़ को, ओके। लाइकली है, अमकान होना, एक्सपेक्ट करना किसी चीज़ को, पॉसिबिलिटी होना किसी चीज़ की। दीज आर द वर्ड्स के जिनका आपने सिनोनिम्स करने हैं। नेक्स्ट में हम जो ऐसे जो लेसन्स पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होंगे। अभी आपको थोड़े से वर्ड दिए जाते हैं और वो भी वो अल्फाज होते हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। तो ये कोई इतना टफ टास्क जो है वो नहीं है कि इसको जो है वो आप बर्डन फील करें और ना कर सकें। ये कुछ जो है वो 10 से 12 अल्फाज हैं और ये 4 क्वेश्चंस हैं जिनको आप सुबह करेंगे और इंशाल्लाह सुबह से हम जो है वो नेक्स्ट अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक और आप काम करेंगे कि आप जो है वो लेसन पढ़ने से पहले इसको एक दफ़ा खुद भी जो है वो इसकी टेक्स्ट को गो थ्रू कर लिया करें। फिर बाद में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपकी फिजिबिलिटी के लिए है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें। एज सच आपको इसकी ट्रांसलेशन याद तो नहीं करनी है ना, आपने जस्ट इसको एक बार पढ़ना है। तो आप काइंडली पिछले 4 क्वेश्चंस करेंगे, उन वर्ड्स की सिनोनिम्स भी करेंगे और इसके जो है वो फर्स्ट 2 पैसेजेस आप पढ़ेंगे। ये आपको वर्क असाइन किया गया है कि आपने पहले 2 पैसेजेस जो है वो इसके अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने हैं। सुबह हम इसको क्लास में भी जो है वो पढ़ेंगे, ओके। ये आपकी असाइनमेंट है और होप्स हो कि आप इसको करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट में जो है वो कह सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है वो अपना डेली वर्क जो है वो कर रहे होंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।